हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। जैसे कि आपको पता है हम वर्क एनर्जी एंड पावर डिस्कस कर रहे थे, तो हो सकता है आज ये लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड लिमिटेड कंसेप्ट होते हैं 9th और 10th क्लास में। तो हम लगभग सारे कंसेप्ट को होल्ड कर चुके हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। और जैसे कि आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो आप चाहो तो इसको पॉज करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के लिए तैयार हूँ, है ना। चलते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है द ह्यूमन हार्ट फोर्सेस 4500 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड पर मिनट थ्रू द आर्टरीज अंडर ए प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये प्रेशर का एक नया यूनिट है। कैलकुलेट द एचपी ऑफ द हार्ट, है ना। यहाँ पे हार्ट का पावर निकालना है, वो किसमें, हॉर्स पावर में निकालना है। अच्छा, हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट होता है। और जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे ये सीजीएस यूनिट दे रखा है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है कहीं ना कहीं। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टाइम। वॉल्यूम, प्रेशर, टाइम देके पावर पूछ रहा है, ये कैसी बात हो गई। हमें तो पावर जो पता है, हमें क्या पता है, जो पावर होता है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। और जितना कोई वर्क डन करता है उतना एनर्जी कंजप्शन होता है ना। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंजप्शन, सो एनर्जी कंजप्शन अपॉन टाइम। रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, है ना। ये तो एक फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी पता है ना। पावर का और क्या फॉर्मूला हो सकता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मैं क्या करता हूँ, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देता हूँ और एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे पावर को मैं कैपिटल पी और प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ये एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में मल्टीप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्यूबिक मीटर मिलता है, जो कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो एरिया को अगर आप डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम का डायमेंशन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम है ना। तो ये पावर का एक और फॉर्मूला निकल के आया, जिसमें कैपिटल पी पावर है और स्मॉल पी प्रेशर है, ठीक है। और वी क्या है, वॉल्यूम, और टी क्या है, टाइम। ये बात है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखो आपको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टाइम दे रखा है, पावर पूछ रहा है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल गया। तो आपको कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है कि अगर प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टाइम दे रखा है, तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं वॉल्यूम कितना दे रखा है। वॉल्यूम आपका दे रखा है ना, वी कितना दे रखा है, 4500 सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अगर इसको मुझे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10⁻⁻6 और इधर हो जाएगा क्यूबिक मीटर, है ना। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर इट विल बी 0.0045 क्यूबिक मीटर, है ना। टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकेंड पर मिनट की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर है
15 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना। ये ऐसा यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो इसको थोड़ा सा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर देखिए आप, जो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्या होता है हमारा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये हो जाता है 1 एटीएम के बराबर। और 1 एटीएम कितना होता है, 1 एटीएम होता है 101325 पास्कल। ये पास्कल है हमारा एसआई यूनिट, ठीक है। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आपको पता है 101325 पास्कल, है ना, करीब करीब 10⁵ पास्कल, है ना। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आप निकाल सकते हो। 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 101325 पास्कल डिवाइडेड बाय 76 इसका डायरेक्ट आंसर, मतलब मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर में मैं 101325 डिवाइडेड बाय 76 अगर करूंगा तो मुझे मिलता है 1333। इट विल बी 1333.2239 पास्कल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर इतना हुआ तो 15 सेंटीमीटर एच जी क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1333.2, इतना ही रखते हैं, डिवाइड सॉरी पास। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ पे करूं, इट विल बी 1,998.36 पास्कल। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में मिल गया है, ये भी, ये भी, ये भी। बस पार का हमें पता है ना। क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। प्रेशर कितना है, 1,999.36 इंटू वॉल्यूम है 0.0045, है ना, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम, उसके बाद टाइम। टाइम कितना है, 60 सेकेंड, है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं भी कैलकुलेटर का मदद लूंगा यहाँ पे। ये 1,999.36 0.0045, तो इट विल बी 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.499877 वॉट, है ना। लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए हॉर्स पावर में, है ना। और हॉर्स पावर में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 746 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 746 डिवाइड करता हूँ, 1.499877 डिवाइडेड बाय 746 अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये आंसर हॉर्स पावर में मिलेगा। तो मैं डिवाइड करके आपको डायरेक्टली बताता हूँ। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आंसर मैं बता रहा हूँ, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻³ हॉर्स पावर, है ना। ये आपको इतना हॉर्स पावर आंसर मिलेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट जो आपको सीखना है, तो ये कंसेप्ट सीखना है, जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पावर। पावर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। बॉडी ऑफ मास 50 kg sits on a swing suspended by a rope of 5 meter long. Person pulls the rope such that makes an angle 30° with the vertical. What is the gain in the gravitational potential energy of the boy? जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग है, क्या है यहाँ पे, एक स्विंग, है ना, झूला, पता होगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे लड़का बैठा है, ठीक है, जिसका मास है 50 kg, ठीक। इसका मास कितना है, 50 kg, ठीक। इसको कोई झूला झूलाने वाला भी है ना, झूला में बैठ गया,
तो झूला झुलाने वाला भी चाहिए, है ना। तो झूला झुलाने वाला क्या किया, इसको ऐसे पुल किया, है ना, ऐसे पुल किया और इस पोजीशन पे लेके आया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से ये रिलीज करने वाला है, जैसे ये रिलीज करेगा ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा, है ना। इस तरीके से तो झूला झूलता है। तो जैसे ही ये इस पोजीशन में ला रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है जो कि 5 मीटर लंबा है टोटल, तो ये कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो व्हाट इज द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैं ग्राउंड मानूं, इसको मैं ग्राउंड मानता हूं, इसको अगर मैं ग्राउंड मान लिया, तो जब बॉय मेन पोजीशन पे है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही उसको खींच के यहाँ पे लेके आ गया, तो ये ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे आ गया, है ना, ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता, हाइट के ऊपर डिपेंड करता, है ना। तो हाइट पे आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ, है ना। तो हमें ये निकालना है कि कितना गेन हुआ। यहाँ पे तो जीरो था क्योंकि इसको हमने ग्राउंड लेवल मान रखा है, तो हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पे कितना गेन हुआ, ठीक। मास तो पता है 50 kg, जी हम मान के चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच, है ना, ये हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे कहीं ना कहीं क्या पता चल जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये हाइट, मतलब ये हाइट की बात हो रही है यहाँ से यहाँ, ये हाइट मतलब ये हाइट की बात हो रही है, ठीक। अच्छा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और ये जो है 5 मीटर का है ना, जो स्ट्रिंग है 5 मीटर का है, ठीक है। ये 30 डिग्री, अच्छा ये पूरा 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का नहीं, ये पूरा 5 मीटर का है। ये ओ ए बी, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें सी बी सी चाहिए, है ना। ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में, ओ ए बी में अगर मैं यहाँ पे अच्छा ऐसा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें बेस भी इंक्लूडेड हो और हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूडेड हो, जैसे कि कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बेस तो निकालना है ना, और ये तो ऑलरेडी है। बेस कितना है, वो भी हाइपोटेन्यूज 5 मीटर, तो ओबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा। ओबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा। 5 cos थीटा कितना है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, है ना। cos 30 डिग्री होता है √3/2, 5√3/2, ओके। तो ओबी मिल गया, और ओसी हमें पता है ना, ओसी हमें पता है। मुझे क्या चाहिए, बीसी चाहिए। तो बीसी क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओसी माइनस ओबी। ओसी कितना है, 5 मीटर, ओसी आपका 5 मीटर है। उसमें से अगर ओबी को माइनस करोगे तो आपको बीसी मिलेगा जो कि इसका हाइट है ना। तो ओबी क्या होता है, 5√3/2। यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - √3/2, 1 - √3/2, है ना। तो ये आपका बीसी मिल गया, है ना, एच मिल गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, है ना। मास दे रखा है 50 kg, जी 10 लेके चलते हैं, और एच क्या हो गया, एच हो गया आपका 5 × 1 - √3/2, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 250, 55 250 × 10, 250 × 10, है ना, 1 - √3/2,
बाय 2, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, है ना, इट विल बी इन जूल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जूल में होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और देख लेना, कहीं गलती तो नहीं है, मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। आई थिंक सब करेक्ट है, MGH, है ना, और ये हाइट हमने निकाला, सही, कैलकुलेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 12 मीटर, है ना। अच्छा, 12 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। जब भी ड्रॉप का केस होगा, रिलीज का केस होगा, मैंने आपको बता रखा है मोशन और लॉज ऑफ मोशन में, क्या बताया था मैंने, अगर ड्रॉप का केस होगा या रिलीज का केस होगा, दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल, है ना। किसका केस है वो, फ्री फॉल, जहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम क्या मान सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान सकते हैं, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट ए रेस्ट, sorry, a ball at rest is dropped from a height 12 मीटर, ये हाइट 12 मीटर का। Ball at rest is dropped from a height of 12 meter. It loses 25% of its kinetic energy on striking the ground and bounces back to a height h. Then the value of h is, है ना, ये ड्रॉप कर रहा है, फिर ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब ये स्ट्राइक करेगा, अब मुझे बताइए, जब ये स्ट्राइक करेगा थोड़ा बहुत साउंड आपको सुनाई देगा, ग्राउंड थोड़ा बहुत हीटअप हो जाएगा, इसका मतलब जो उसके पास एनर्जी था वो डिसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज, है ना। यहाँ पे साउंड एनर्जी के फॉर्म में या हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है, इसके पास वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। इस पोजीशन में क्या है इसके पास, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। कितने पोटेंशियल एनर्जी है, MGH। जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अदर एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। कहीं से कन्वर्ट हो सकता है लेकिन क्रिएट नहीं हो सकता। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसका हाइट कम हो रहा है, पोटेंशियल, जैसे ये ग्राउंड को टच करने वाला होगा, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, उसका हाइट को हम क्या मान सकते हैं, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, है ना। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर था, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट हुआ हो, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, उतना काइनेटिक एनर्जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा आपको, MGH, सिंपल MGH। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिसिपेट हो रहा है, और बाकी जो कितना डिसिपेट हो रहा है, 25%, और बाकी जो एनर्जी बचा, है ना, बाकी जो एनर्जी बचा उसी एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ेगा और उतना हाइट अचीव नहीं कर पाएगा जितना पहले था, है ना। ये थोड़ा सा कम हाइट अचीव करेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो डिसिपेट हो चुका है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, कितना बचा इसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो देखना पड़ेगा कितना बचा। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी MGH है ना। बिफोर स्ट्राइकिंग की बात करूं, बिफोर स्ट्राइकिंग
यहाँ पे जितना एनर्जी था यहाँ पे भी उतना एनर्जी रहना चाहिए, ठीक। तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो ऑलरेडी पता है फिर भी कर दे रहा हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, ये निकालना है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से भी आपको मिल रहा है ना, मैं जो लॉजिक से करा आपको यहाँ पे भी मिल रहा है कितना mgh, और यहाँ पे कितना लॉस होगा 25% का लॉस होगा, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, 25% का लॉस हो चुका है आफ्टर स्ट्राइकिंग। आफ्टर स्ट्राइकिंग जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा, कितना रहेगा इसके पास, पहले था mgh, इसमें से 25% लॉस हुआ, 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ mgh, ठीक। तो ये हो जाएगा mgh 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100, that will be 75 divided by 100, ऐसे ही रहने देते। तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगा और इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ेगा, है ना। और जितना काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा mgh प्राइम, है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली उसका वेलोसिटी 0 पे आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। कहाँ गया, इट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी लगा देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 होने वाला है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितने के साथ जा रहा है ये, mgh 75 डिवाइडेड बाय 100, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इनिशियल वाला 0 इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाला है प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है mgh प्राइम। हमें निकालना क्या है बेसिकली, इन द वैल्यू ऑफ h, है ना, ये जो है ना हाइट, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो आप mg कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो h प्राइम होगा ये हाइट हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू h, है ना, 3/4, और ये जो h है ना दैट इज ये वाला h क्या है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मीटर, कहाँ तक रेंज करेगा, 9 मीटर तक रेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इजी सा क्वेश्चन है, देखिए, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ ए कार इज 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन, दैट इज द एनर्जी एक्सपेंडेड by a man who pushes the car at a steady rate of 25 meter, steady rate for 25 meter on a horizontal road। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। चलो मैं पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा। स्टेडी रेट में चला रहा है ना, कार है उसको पुश कर रहा है और कार स्टेडी रेट में चल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कार हो गया और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो फ्रिक्शन लगने वाला है 300 न्यूटन, ठीक। और ये स्टेडी रेट से चलना है,
जो v है वो कांस्टेंट होना ही होना है। ठीक है, अगर इसको स्टेडी रेट से चलाना है तो आपको एटलीस्ट इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, और नेट फोर्स जीरो करने के लिए अप्लाइड फोर्स भी कितना होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड ये भी कितना होना चाहिए, 300 न्यूटन का होना चाहिए, तभी ये स्टेडी रेट से चलेगा। अच्छा, स्टेडी रेट से कितना दूर चला रहा है, 25 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 25 मीटर हो गया। फोर्स अप्लाइड 300 न्यूटन है ना, और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर हो गया। वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा विल बी 0, कॉस 0 इज 1। तो यहाँ पे फोर्स 300 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500 क्या है वर्क डन जो 7500 जूल। एक बार चेक कर लीजिए, अप्लाइड फोर्स 300 न्यूटन का होगा, स्टेडी रेट फॉर 25 मीटर, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 इंटू 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोपेलिंग force of a rocket increases uniformly from 0 to 5 Newton in the first 12 meter and remains constant for the next 40 meter. Find the work done. Propelling force, जो रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, बात नहीं, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जब रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि इंजन लगाता है, हम तो नहीं लगाते, इंजन लगाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेलिंग फोर्स, है ना, प्रोपेलिंग फोर्स। तो जो प्रोपेलिंग फोर्स है वो इनिशियली इंक्रीज करता है ना, 0 to 5 न्यूटन तक इंक्रीज करा इन द फर्स्ट 12 मीटर, है ना, जब ये इंक्रीज कर रहा था उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 12 मीटर, ठीक, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद जो फोर्स है वो कांस्टेंट रह गया, कब तक, 40 मीटर तक, नेक्स्ट 40 मीटर तक, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे तो हो सकता है ये, है ना। देखो क्या है, पहले वैसे क्वेश्चन में आप क्या करो, आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना, क्या ड्रॉ कर लो, ग्राफ। मैं वाई एक्सिस में प्रोपेलिंग फोर्स को ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को ले रहा हूँ, ओके। अच्छा, तो बोल रहा है इनिशियली द प्रोपेलिंग फोर्स increases uniformly from 0 to 5 Newton in the first 12 मीटर, 12 मीटर तक, 12 मीटर तक जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली बढ़ा, है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ा, कब तक, 0 से 5 न्यूटन तक, 12 मीटर तक फोर्स यूनिफॉर्मली बढ़ा, उसके बाद 40 मीटर तक, है ना, फॉर द नेक्स्ट 40 मीटर, फॉर द नेक्स्ट 40 मीटर। तो यहाँ पे अगर ये 12 है, इसमें अगर 40 आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट 40 मीटर ये हो गया 52 मीटर, तो नेक्स्ट 40 मीटर के लिए फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, वर्क डन निकालना है। अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, इफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, द एरिया अंडर, एरिया अंडर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives work done।
एरिया निकालना है बेसिकली, है ना। ओ ए बी सी डी, है ना। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी डी सी, ठीक है। चलिए, हाफ बेस कितना है 12, हाइट 5 प्लस, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 5, है ना। तो ये हो जाएगा 30, 2 6 4 12 30, और ये हो जाएगा 200, है ना। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 230 जूल। टोटल वर्क डन हो जाएगा 230 जूल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन है शायद, इसको आप होमवर्क ले सकते हो। ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम नेस्ट एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग, एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट बाउंसेस ऑफ 9 मीटर, है ना। 9 मीटर तक बाउंस कर रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज इट लॉस ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप होमवर्क से कर सकते हो, है ना। तो आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।